एक एमपी से खबर है कि एथेनॉल प्लांट में 2000 करोड़ का चावल भेजा गया था जो रास्ते से ही गायब हो गया। इस तरह से कई ऐसे मामले आ रहे हैं जहां जहां डबल इंजन की सरकार, उसके बावजूद डबल इंजन वाली पार्टी में लोग ज्वाइन करने को आतुर हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, पिछले लंबे समय से, कई वर्षों से नहीं बल्कि दशकों से कहिए, भ्रष्टाचार हमारे देश की एक बड़ी समस्या बन गई है। कमीशन खोरी, सरकारी खजाना चुराना, छोटे से शुरू होकर अब इसका रूप विकराल हुआ जा रहा है। जहां डबल इंजन आप कहना चाहते हैं कि भाजपा और भाजपा के साथ गठबंधन में जो सरकार है वहां हो रही, जहां भाजपा नहीं है कुछ जगह वहां भी हो रही। भ्रष्टाचार से अछूता कोई भी राज्य आपको नहीं दिखेगा। और उसके पहले भी, केंद्र में मोदी सरकार के आने से पहले भी भ्रष्टाचार पकड़ चुका था यहाँ के शासन प्रशासन की व्यवस्था में। हाँ, यह जरूर कहेंगे कि अब इसका रूप हर दिन बढ़ता जा रहा है, विकराल होता जा रहा है, जिससे जनता को समस्याएं आ रही है, जनता को नुकसान हो रहा है, सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा है, जनता के हक का पैसा, जनता के हक का अनाज कहीं और उसकी बंदरबाट हो जा रही है। कुल मिलाके इसका जो हर्जाना है, इसका जो नुकसान है, वह जनता, आम जनता झेल रही है। बंटी यादव हत्याकांड में जो मुख्य अभियुक्त थे उनका कल एनकाउंटर हुआ, तो गंभीर घायल है, अभी पीएमसी में भर्ती है। आजकल पुलिस जो है एनकाउंटर में ज्यादा विश्वास करने लगी है। इस वाले एनकाउंटर की जो हमने खबरें सुनी, देखी, पढ़ी, उसके अनुसार जैसा दिखाया गया है कि जो आरोपी है, बंटी यादव हत्याकांड का आरोपी जो है, खबर यह आई है कि पुलिस ने जब उसे खदेड़ा तो आरोपी की तरफ से फायरिंग की गई। ऐसे में पुलिस ने पैर में गोली मारी। तो यह अगर खबर सही है तो इस प्रकार में तो पुलिस पैर में पर गोली चला ही सकती है अगर सामने से फायरिंग हो तो पैर में गोली अगर पुलिस ने मारी तो जान नहीं गई है। पैर में गोली लगने से घायल तो लोग होते ही हैं, तो जान अगर नहीं गई है तो कोई बात नहीं, जान मार देना ठीक नहीं है। लेकिन अब पकड़ा गया है आरोपी, पुलिस को कि इसको सफलता माने। एनकाउंटर में यह ठीक नहीं है किसी को जान से मार देना। एनकाउंटर उस स्थिति में होना चाहिए जब पुलिस के पास कोई चारा न हो। आरोपी की तरफ से अगर फायरिंग होगी तो पुलिस और आरोपी अगर भागने लगे तो अपने बचाव में और आरोपी को पकड़ने के उद्देश्य से पुलिस पैर पर गोली चला ही सकती है। तो गोली पैर पर चली है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सर, वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि बंटी यादव का सेक्स रैकेट का उजागर कर रहे थे, इसलिए उन्हें अगवा कर मार दिया गया। लेकिन प्रशासन का यह कहना है कि आपसी रंजिश वर्चस्व के लिए ये लड़ाई। क्या सर वो बड़े आपत्ति थे कि अपने वर्चस्व वहाँ बनाए रखेंगे? नहीं, देखिए, ये अलग अलग व्याख्या का मामला है। ये बात सही है कि सेक्स रैकेट का पर्दाफाश वे कर रहे थे, उससे संबंधित अनेकों खबरों को चलाया था। और दूसरी बात कि आपसी रंजिश, तो निश्चित तौर पे उनकी यह खबरें चलाने के कारण सेक्स रैकेट संचालित करने वालों के साथ उनकी रंजिश हो गई। तो रंजिश थी, कारण सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करना था। और यह एरिया बंटी यादव के घर के आसपास का ही एरिया पड़ता है। तो वर्चस्व की बात अगर कहें तो इस मामले को लेकर हो सकता है कि बंटी यादव मना करते थे कि हमारे घर के आसपास के इलाके में ये सब मत चलाओ, और चलाने वाले उस पर चलाना चाहते थे, तो इसको वर्चस्व के रूप में व्याख्या की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर के
किसी भी परिस्थिति में, चाहे वर्चस्व की लड़ाई हो, चाहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हो या आपसी रंजिश हो, हत्या किया जाना एक गुनाह है और जिसने भी हत्या की उसको सजा मिलनी चाहिए। बंटी यादव की हत्या हुई है, इसकी अन्य किसी प्रकार से व्याख्या नहीं की जा सकती। आपसी रंजिश की अलग प्रकार से व्याख्या की जा सकती है, सेक्स रैकेट पर्दाफाश को कई तरह से समझाया बुझाया जा सकता है और वर्चस्व की लड़ाई को भी कई प्रकार से बोला जा सकता है, लेकिन हत्या को तो हत्या हुआ प्रमाणित कि बंटी यादव की हत्या है, वे अब जीवित नहीं है, मृत्यु हो गई उनकी। तो ऐसे कंडीशन में वह साफ है कि वह एक गुनाह है, हत्या, और गुनाहगार को सजा मिली चाहिए। सर, बंटी यादव का हत्या किया गया आबादी वाले जगह से किडनैप कर गए, तो क्या सब प्रशासन के लिए सवाल खड़े नहीं होते जिसने आबादी वाले क्षेत्र में अगवा कर इतने सारे चेक पोस्ट है, उसके बाद में उनको घटना बोला पर उसकी लाश नहीं की? निश्चित तौर पर प्रशासन की यह जिम्मेदारी है कि कोई विवाद अगर फ्लोर पर आ गया है, बंटी यादव का विवाद फ्लोर पर आ चुका था, कहने का मतलब सार्वजनिक हो चुका था, सेक्स रैकेट वालों को संचालित करने वालों के साथ उनकी रंजिशें जगजाहिर हो गई थी, खबरों में आ रही थी। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है कि इस बात का आकलन करना कि बंटी यादव पर खतरा है और बिना बंटी यादव को सूचना दिए हुए भी बंटी यादव पर सुरक्षा के ख्याल से नजर रखना, आवश्यकता पड़े तो उनके मूवमेंट की जानकारी रखना। सरकार के पास वो मशीनरी और किसी की सुरक्षा के लिए सरकार के पास यह अधिकार भी है, पुलिस के पास यह अधिकार भी है कि उसकी मॉनिटरिंग सुरक्षा के उद्देश्य से, उसके मूवमेंट की मॉनिटरिंग आजकल तो मोबाइल फोन के द्वारा बहुत आसान है, उनकी बातों को सुना जाना कि कहीं कोई उनको धमका तो नहीं रहा, कहीं उनको कोई डरा तो नहीं रहा है, कहीं उनको कोई ट्रैप में तो नहीं ले रहा है, और उनका मूवमेंट कहां कहां है इसको पुलिस चाहती तो पूर्व आकलन कर गंभीरता से और किया जाना चाहिए। एक संवेदनशील और इंटेलिजेंट पुलिस का यह काम है, पुलिसिंग इसी का नाम होना चाहिए कि वह पूर्व आकलन करे कि खतरा कहां है और उसके बाद खतरे की तैयारी पहले से कर ले। या अगर ऐसा हुआ होता तो पुलिसिंग को यह अवार्ड मिलने लायक होना चाहिए था, अवार्ड ही मिलना चाहिए, लेकिन पुलिसिंग बहुत पीछे चल रही है। हमारी पुलिसिंग व्यवस्था में बहुत दुरुस्तीकरण की जरूरत है। सर, बीजेपी रैली में हनुमान जी को नचाने के मामले पर सुधांशु त्रिवेदी ने सफाई दिया है कि जो जीप के आगे नाच रहे थे वो हनुमान जी नहीं थे, अंगद थे। क्या कहेंगे इस तरह के बयान बात? देखिए, हनुमान जी थे या अंगद जी, आगे राम जी भी आएंगे, आगे राम जी भी आएंगे। तो बीजेपी ने वोट के लिए श्री राम, हनुमान, अंगद सभी का इस्तेमाल किया है, कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं, मैंने कई बार बोला ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। आप देख लीजिए, राक्षसों में राक्षस जो पहले हाथ जोड़ के भगवान शिव का आराधना किया, तपस्या किया और उसके बाद क्या किया, भगवान शिव से वरदान लेकर फिर शिव को ही खत्म करना चाहा। ऐसे राक्षसों के अगर आप साहित्य को पढ़ें तो ऐसी अनेकों कहानियां मिलेगी, एक नहीं अनेकों कहानियां मिलेगी कि राक्षसों ने कभी भगवान शिव को, कभी भगवान विष्णु को उनकी आराधना करके, उनसे वरदान लेकर के, उनकी तपस्या करके, उनकी पूजा अर्चना करके, अपना शिष्य उन्हें बताकर, और जब वरदान हासिल किया और ऐसा वरदान हासिल किया पहले से उसके मन में था कि मैं इसको भी हराऊंगा, इसको भी अपने बस में करूंगा। तो राक्षस प्रवृत्ति के लोगों की यही मंशा रही कि राम से ताकत ले लो, शिव से ताकत ले लो, फिर राम को ही नचाओ, शिव को ही नचाओ और अपना गुलाम बनाओ। आप देख लीजिए, पढ़िए आप राक्षसों के साहित्य को, तो वही काम भाजपा भी कर रही है। तो यह पहला उदाहरण आ गया
राम के नाम पर वोट लिया, हनुमान के नाम पर वोट लिया। अब हनुमान को नचाया है, थोड़ा आगे अगर 5-10 साल में ये अगर 400 पार जो बोल रहे थे हो गए होते तो राम को नचा रहे होते और नचाएंगे राम को। और अगर बचना है राम को नचवाने से इनके सामने, तो देश की जनता को जागना पड़ेगा और इनकी संख्या नियंत्रित करनी पड़ेगी। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में इनको एक अंकुश पे रखना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल है सर, पटना में पीके के खिलाफ एक पोस्टर लगा, केसी सिन्हा झांकी है, जमानत जब्त होना बाकी है, क्या कहेंगे इस तरह के पोस्टर? देखिए, जब चुनाव होता है तो वार पलटवार चलते रहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि प्रशांत किशोर जी ने चुनावी राजनीति में आने से पहले सीधे डायरेक्ट जो जनसुराज उन्होंने बनाया, उससे पहले पार्टियों के सहयोगी के रूप में काम करके, प्रचार में अलग अलग पार्टियों को सहयोग करके मेहनत से एक बड़ा मुकाम हासिल किया था, एक बड़ा ब्रांड नेम हासिल किया था, जो जनसुराज आने के बाद उसमें बड़ा ह्रास हुआ है। पूरे भारत में और दुनिया के कई देशों में ऐसा जाना जाता था कि वे जिसके साथ आ जाते हैं उसकी जीत मानो पक्की हो जाती है। पार्टियां चाहती थी कि वे सिर्फ काम ही ना करें, वो एक ब्रांड बन चुके थे तो उनका नाम भी आए, जिससे एक हड़कंप मचे। लेकिन जनसुराज के शुरुआत के 6 महीने साल भर के बाद वह क्रेज गिरने लगा और पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए, उस ब्रांड को जो पहले उन्होंने अर्जित किया था उसमें बड़ी ठेस पहुंची, नुकसान हुआ। और अब जो है अंतिम जो बचा था, वे खुद जो चुनावी मैदान में आ गए, यह एक बड़ी भूल तो मुझे लगती है, लेकिन उन्हें इससे एक बड़ा अनुभव जरूर मिलेगा। मुझे उम्मीद थी कि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव से ही उनको कई बड़े अनुभव मिले होंगे, मिलने चाहिए थे, लेकिन जितने मिलने चाहिए थे शायद उन्होंने उतने रिसीव नहीं किए। उन्होंने शायद ऐसा ही रिसीव किया कि प्रचार में यहाँ ये कमी रह गई, प्रचार में वहां ये कमी रह गई, ये व्यवस्था में यहाँ क्या कमी रह गई, इसी को शायद अनुभव के तौर पे लिया। लेकिन भीतरी बात को उन्होंने अनुभव के तौर पर नहीं लिया कि जो भी पार्टियां अभी जमी जमाई है, झूठ और भ्रष्टाचार परिवारवाद में अभी उलझी है, कभी जब वह पार्टियां शुरू हुई थी उसका जड़ देखेंगे तो जो लोग थे उन लोगों ने बहुत मेहनत और सच्चाई और ईमानदारी और जनसेवा के भाव से कार्य किया है। आज जो भाजपा, आज जो कांग्रेस, आज जो आरजेडी जैसी पार्टियां हैं वर्तमान में, उनमें काफी खामियां आ गई। लेकिन आप शुरुआत में देखेंगे तो शुरुआत में उसके लोगों ने बहुत ईमानदारी सच्चाई से काम करते हुए जनता का विश्वास हासिल किया। अब ये लोग नींव बहुत मजबूत रखाई। अब जब मकान बड़ा हो गया, अब ये लोग झूठ सच कर रहे हैं तो ऊपर से मकान हिल रहा है, लेकिन जड़ मजबूत है, वो धीरे धीरे हिलेगा। जो गड़बड़ियां कर रहे हैं वो हिलेंगे, लेकिन उसमें समय लगेगा। लेकिन शुरुआत में ही एक हवाई बातें बदलना, यह सब जो गलतियां हुई, शायद प्रशांत जी नहीं पकड़ पाए पिछले बिहार विधानसभा चुनाव के बाद। वे ऊपरी कमियों की शायद उन्होंने समीक्षा और अनुभव किया और उसमें ही चेंज बदलाव किया, तो यह एक बड़ी भूल होगी उनके। क्योंकि मैं भी उनसे जुड़ा रहा, उनसे जुड़े लोग मुझसे कई बार बात मुलाकात हो जाती है, तो हमने ऐसे लोगों से कहा भी था कि यह क्या करवा रहे हैं, जो कुछ बचा खुचा है वह भी डुबाने की तैयारी क्यों करवा रहे हैं। लेकिन शायद ये तो उनका निर्णय है, हम तो बोलने वाले कोई नहीं है। लेकिन यह मुझे एक बड़ी चूक की तरह, बड़ी भूल की तरह यह निर्णय लगता है।